ये आपने जो ग्रुप में 2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, पहला था आपका कंडीशनल ट्रांसफर जो था आपका, तो एक कंडीशनल ट्रांसफर के संदर्भ में जो कंडीशन एंड लिमिटेशंस और सेक्शन 10 में है और कंडीशनल ट्रांसफर आपका सेक्शन 25 ऑफ द टीपीए एक्ट। सेक्शन 23 क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? व्हाट इज सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कोई बताएगा? व्हाट इज सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बेसिकली टीपीए क्या है? टीपीए इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो संविदा अधिनियम का एक्सटेंशन ही समझिए आप है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। तो व्हाट इज सेक्शन 23 इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? लॉफुल कंसिडरेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है? द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, फिर लिखा हुआ है फॉरबिडन बाय लॉ, defeat the provisions of law, fraudulent, injury and opposed to public policy। ये लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेम चीज आपके सेक्शन 25 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर जो आपका है, सेम बातें। तो सेक्शन 25 में क्या है? अच्छा, जब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस समय आपको कायदे से उस दिन की बेयर एक्ट वो लेके आना चाहिए आपको। जैसे आपने 2 सवाल पूछा है, एक टीपीए का है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो सेक्शन 25 मतलब लेके बैठना चाहिए आपको। सेक्शन 25 टीपीए इज कंडीशनल ट्रांसफर। सेम बातें हैं जो कि सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। इसमें क्या लोग कंडीशनल ट्रांसफर क्या है? एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई हित जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसमें क्रिएट होता है एंड विच इज डिपेंडेंट अपॉन कंडीशन, और वो अगर किसी शर्त पर निर्धारित है, fails dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition, मतलब अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट है और वह कंडीशन इम्पॉसिबल है, असंभव है, जैसा कि सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, अगर वह कंडीशन आपकी इम्पॉसिबल है। दूसरा, टाइम से आइए आप लोग, एकदम टाइम से। पहला, अगर वो कंडीशन इम्पॉसिबल है जैसे सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, या फिर फॉरबिडन बाय लॉ है, या फिर इफ परमिटेड विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर उस ट्रांसफर या उस कंडीशन को अलाउ किया जाएगा तो कुछ विधि के जो प्रावधान होंगे वो उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट है, दैट कंडीशन इज फ्रॉडुलेंट, involves or implies injury to any person, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचेगी, या दैट इज अगेंस्ट, या दैट इज इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सेम बातें जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं, सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा, विधि सम्मत प्रतिफल क्या होगा। लॉफुल कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन लॉफुल होगा अगर वह इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो वही आपका फ्रॉडुलेंट हो, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ हो, इम्पॉसिबल हो, तमाम चीजें। तो सेक्शन 25 बेसिक कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहा है कि अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट है एंड दैट कंडीशन इज इम्पॉसिबल, वो असंभव है शर्त, तो सेक्शन 56 में है, आपको ये संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर तुम जो है दो पैरेलल लाइनों को जोड़ दोगे, इम्पॉसिबल कंडीशन, या फिर फ्रॉडुलेंट है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, या अगेंस्ट लॉ है, ऐसी कोई कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, तो दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिस्टम विल, वो नहीं माना जाएगा, दैट विल फेल। लेकिन सेक्शन 25 में जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो कंडीशन प्रेसिडेंट का है, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी के पहले की शर्त की बात कर रहा है ये। कई होता है आपका कोई शर्त ट्रांसफर प्रॉपर्टी के साथ साथ कोलेटरल या सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, बाद में सब्सिक्वेंट कंडीशन है कि हम ट्रांसफर करते रहे, बाद में आपने शर्त पूरी कर दी, वो नहीं। सेक्शन 25 डील्स विद पहली चीज कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब ट्रांसफर के पहले की शर्त कोई, उसके जिक्र कर रहा है। ट्रांसफर के पहले की ऐसी कोई शर्त है जो कि इम्पॉसिबल है, फ्रॉडुलेंट है, अगेंस्ट लॉ है, इमोरल है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 25 में है। सारी वो शर्तें हैं, सारी वो आधार हैं जो कि सेक्शन 23 जो कि लॉफुल कंसिडरेशन को डिफाइन करता है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है लॉफुल लॉफुल कंसिडरेशन वो होगा जो इनमें नहीं आता होगा, मतलब जो अनलॉफुल ना हो वो होगा, इम्पॉसिबल ना हो वो होगा, इमोरल ना हो वो होगा। तो सेक्शन 25 टीपीए एक्ट, कंडीशनल ट्रांसफर, और सेक्शन 23 लॉफुल कंसिडरेशन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ ही लिख लीजिएगा। ये मेंस में भी, मेंस की आंसरिंग ऐसे ही की जाती है। आपको टीपीए की बात करनी है तो टीपीए के हर आंसर में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र होना चाहिए, तो टीपीए इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और दूसरा आपका जो सवाल आपने लिखा हुआ है, लिखिए तो, बल्कि आपके पास लोगों पास होगा, इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म लॉ। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म लॉ स्टेटेड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ए ऑप्शन, बी है कस्टम, सी आपका है रेगुलेशन, और फोर्थ है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है डी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 13(2) की लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब देखिए व्हाट इज 13(2), 13(2) की डेफिनेशन किसी के पास है, पढ़िए 13(2), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) है द स्टेट shall not make any law, the state shall not make any law which takes away or abuses the fundamental rights of part 3, any law made in the contravention of this will be void। मतलब आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ, देखिए आर्टिकल 13(2) ही वो आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स को बाकी राइट्स से अलग करता है, मौलिक अधिकार को अलग करता है, महत्व देता है। आर्टिकल 13(2) में है स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन आती है, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, पार्ट 3 के प्रावधानों का हनन करता हो, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। तो प्रश्न ये है आर्टिकल 13(2) में लिखा है कि ऐसा कोई लॉ स्टेट नहीं बनाएगा, उस लॉ में क्या क्या आता है, क्या क्या, उस लॉ में क्या, क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट इंक्लूडेड, उसके लॉ के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है।
तो 13 विल बी वॉइड। तो लॉ की डेफिनेशन में लॉ का आगे लिखा भी हुआ है। तो लॉ इंक्लूड्स 13(3) में क्या लिखा हुआ है? 13A और 13B। 13A में क्या है? लॉ की डेफिनेशन दी है 13 में, 13A में। 13B में दिया हुआ है लॉज इन फोर्स। तो 13A में क्या लिखा हुआ है? लॉ इंक्लूड्स ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड कस्टम, और यूसेज भी है। कस्टम और यूसेज भी लॉ की डेफिनेशन में आता है। तो अगर कोई चीज कस्टमरी चली आ रही है, जैसे बीठा का होता है, गांव में देखोगे आप चारागाह, गांव में जो चारागाह क्या होते हैं, वो सबका होता है, सब लोग अपने जानवरों को वहां पर ले जाके चरा सकते हैं या उनका भोजन दे सकते हैं। तो चारागाह पूरे गांव का कस्टमरी राइट है, दैट इज अ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है लॉ। अगर कहीं पर बिजनेस हो रहा है और कोई कस्टमरी सिस्टम चलता है उस बिजनेस में पेमेंट का, तो कस्टम बकायदा बाइंडिंग है उस बिजनेस सिस्टम में। तो कस्टम इज अ डेफिनेशन अंडर द लॉ इन आर्टिकल 13। आंसर इसका है डी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13(2) की डेफिनेशन में नहीं आता है। 13(2) का जो महत्व आपका ये है, आर्टिकल 13(2) ही फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 13(2) ही फंडामेंटल राइट्स को बाकी लॉ से अलग करता है, बाकी राइट से अलग करता है। तो कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकता है, बाकी लॉ कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे आर्टिकल 31 से राइट टू प्रॉपर्टी, जब तक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तब तक कोई भी लॉ नहीं बना सकते थे आप उस प्रॉपर्टी को किसी की लेने के लिए। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, कोई लॉ नहीं बन सकता है। इसीलिए उसको 44th अमेंडमेंट से निकालकर, फंडामेंटल राइट से निकालकर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 3A में किया गया है। तो आर्टिकल 13(2) ही प्रोटेक्शन देता है पूरे पार्ट 3 को। स्टेट कैन नॉट डू। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन टू द इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट। जो राज्य मतलब सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ ज्यादती न कर सके, उसका सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स ही हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आपका 13(2). तो इशू आपका ये जो आप लिखा है फंडामेंटल राइट्स, ये मेन से फुल क्वेश्चन आता है। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टॉपिक रहता है, मौलिक अधिकारों का संशोधन, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इशू ही यही है कि क्या अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है, क्या वह अमेंडमेंट अनुच्छेद 13(2) में लॉ की परिभाषा के अंतर्गत आता है? डज अमेंडमेंट लॉ पास अंडर आर्टिकल 368 come under the category and definition of law in article 13(2) clause 2? अगर आंसर यस है कि अमेंडमेंट लॉ भी 13(2) की लॉ के डेफिनेशन में आता है, अगर आंसर इसका यस है, इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स का भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसका आंसर नो हुआ कि अमेंडमेंट लॉ जो है वो 13(2) की डेफिनेशन में लॉ कैटेगरी में नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो दैट मीन्स अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, अमेंडमेंट लॉ द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। इस बात समझिएगा। ऐसी आपका इशू था प्रियम्बल के लिए। बेरोबारी केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय 368, बेरोबारी केस में कहा गया। लेकिन
केशवानंद भारती केस में कहा गया कि नहीं, प्रियम्बल जो है अमेंडमेंट का पार्ट है। इसलिए जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस अमेंड हो सकते हैं, उसी प्रकार से प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। जिन विषयों पर, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, जिन विषयों पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर कोई पार्ट प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल में, तो वो नहीं अमेंड हो सकता है। अदरवाइज प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड जस्ट लाइक एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रियम्बल भी अमेंडमेंट का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सेम इश्यू आपका इसमें आया था अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर। क्या आर्टिकल 13(2) में, आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट लॉ पास होता है, वह लॉ की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है? अगर इसका आंसर ये है यस, कि अमेंडमेंट लॉ भी 13(2) वाले लॉ की जो बात हो रही है उसके डेफिनेशन में आता है, इसका आंसर हो जाएगा फिर अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसका आंसर है नो, कि अमेंडमेंट लॉ एक स्पेशल लॉ है, वह 13(2) में लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है, तब हो जाएगा उत्तर सिंस इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ 13(2), तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो मेंस में हमेशा सवाल आता है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती तब भी इशू यही आता है आपका। तो सबसे पहले ये इशू जो आपका है वो शंकरी प्रसाद केस में आया। शंकरी प्रसाद केस जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आया कि नहीं आया है। शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 चैलेंज किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31 कैपिटल ए और आर्टिकल 31 कैपिटल बी, ये दो बातें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से संविधान में जोड़े गए, और 31 कैपिटल ए और 31 कैपिटल बी दोनों क्या कहते हैं? दोनों ये बात कहते हैं कि अगर कोई लॉ 31 ए और 31 बी के लिए बनाया जाएगा, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं तब भी वो लॉ सही माने जाएंगे। तो ये चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस में। तो पिटिशनर्स ने चैलेंज किया कि अगर कि अमेंडमेंट बाकायदा 13(2) मना करता है कि फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कोई भी लॉ, और अमेंडमेंट भी लॉ है, इसलिए 31 ए और 31 बी जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया संविधान में, जो ये कहता है कि अगर कोई लॉ इनके लिए बनाया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी करता है अगर वो लॉ, तो वो लॉ वैलिड होगा, सही माना जाएगा। तो ये चीज आपकी फिर शंकर प्रसाद में ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, वो स्पेशल पावर है। आर्टिकल 13(2) केवल एक ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है, अमेंडमेंट लॉ की बात नहीं कर रहा है। इसलिए अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉ द्वारा नहीं। तो शंकर प्रसाद आपको याद रखना है, इवोल्यूशन भी आता है, प्रीलिम्स भी आता है कि शंकर प्रसाद में कौन सा अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन, 31 ए 31 बी। इशू क्या था जो मैंने बताया आपको। इसके बाद फिर सज्जान सिंह केस आया। सज्जान सिंह केस में 17th अमेंडमेंट 17वां संशोधन चेंज किया गया, मतलब अमेंडमेंट चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अमेंडमेंट लॉ जो है वह 13(2) की लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है, वह स्पेशल लॉ है, इसलिए अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आया गोलकनाथ केस, सीक्वेंस याद रखिएगा। गोलकनाथ केस आया जिसमें फिर 17th अमेंडमेंट ही चैलेंज हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी पुरानी बातें पलट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट लॉ भी
13(2) की डेफिनेशन की लॉ में आता है और वह भी लॉ है, क्योंकि अगर लॉ की डेफिनेशन में नहीं लाना होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बकायदा 13(2) में लिख देते कि भाई अमेंडमेंट लॉ नहीं आएगा इसमें। 368 में लिख देते कि अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स पर लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी अमेंडमेंट लॉ भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता, नहीं उसको छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, मैंने पहले दिन ही बताया था क्लास में आपको। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, भविष्य लक्ष्य, आगे से जो अमेंडमेंट होंगे वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले हो चुका है वो सही है। तो प्रश्न आपका आता है, सीक्वेंस बताइए। तो पहला शंकरी प्रसाद, सज्जान सिंह केस, फिर गोलकनाथ केस। पहले में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 31A 31B, सज्जान सिंह में 17th, इसमें भी 17th। सज्जान सिंह शंकरी प्रसाद ने कहा कि लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट लॉ नहीं आता है, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आता है, लेकिन गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। एक चीज। दूसरी चीज, एक सवाल ये भी आता है, व्हेन इन विच केस फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर प्रश्न आता है कि पहली बार संशोधन करने के अधिकार पर संसद की सीमाओं को कब सीमित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? When did the Supreme Court restricted the power of amendment of parliament? इसका आंसर क्या होगा? किस केस में कहा? फिर गलत बता रहे हैं, मैं गोलकनाथ बता रहा हूं बार बार आपको। सवाल खूब आता है। इसका आंसर है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ने क्या कहा? गोलकनाथ केस ने यही कहा कि ऑर्डिनरी लॉ है, अमेंडमेंट आप नहीं टच कर सकते, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। तो आम धारणा है केशवंत भारती केस, केशवंत भारती केस ने तो किया ही, लेकिन केशवंत भारती केस ने तब भी कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं आप। इसने तो मना कर दिया था गोलकनाथ ने, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लिमिट कब किया फंडामेंटल राइट्स का? तो गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस आने के बाद संसद ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, गोलकनाथ केस में ही जो दिक्कतें आई उसी को दूर करने के लिए। तो पहला क्या जोड़ा उसने? 24th अमेंडमेंट एक्ट ने, ये भी आता है। मेंस और प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में एक सवाल जरूर आता है, दो सवाल आता है, और मेंस में तो अक्सर ही आता रहता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ने जोड़ा पहला, आर्टिकल 13(4), अनुच्छेद 13 में ही एक क्लॉज जोड़ दिया 4। क्या लिखा उसमें? नथिंग इन दिस आर्टिकल विल अफेक्ट आर्टिकल 368, अनुच्छेद 13(2) की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। मतलब अमेंडमेंट पर ये 13(2) या 13(2) में जो लॉ की डेफिनेशन है वो अमेंडमेंट द्वारा लॉ पर लागू नहीं होगी, जो आपका प्रश्न है। 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये बात आ गई, 13(4) जोड़ दिया गया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉ इन, तो 13(4) जोड़ कर दिया गया ऐसा। दूसरा जो मेजर बात 24वें अमेंडमेंट में जोड़ी उसने 5 चीजें, लेकिन जो दो इस कंटेक्स्ट में है। दूसरा ये कि आर्टिकल 368 के, हाँ, आर्टिकल 368 के फुट नोट पर लिख दिया कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अमेंडमेंट देयर ऑफ। 24वें अमेंडमेंट से पहले केवल एक बात थी, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, पावर ने लिखा था। लेकिन 24th अमेंडमेंट के बाद वर्ड आ गया हेडिंग पर, आपका हेड नोट पर 368 के, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अमेंडमेंट देयर ऑफ। मतलब ये दर्शाता है
कि 24th अमेंडमेंट एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि 368 एक स्पेशल पावर है पार्लियामेंट का। वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर जैसा नहीं है, जो कि 245 टू 46 या शेड्यूल्स में दे रखा है। क्लियर बात ये? इसलिए अमेंडमेंट इज नॉट अ अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13(2) लॉ आपका है। तो प्रश्न आता है, कैन अमेंडमेंट लॉ अमेंड फंडामेंटल राइट्स? उसका आंसर है यस। आप जरा प्रश्न लिखिए, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ, देखिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड? किस ग्राउंड पर मौलिक अधिकारों के संशोधन को प्रतिबंधित किया जा सकता है या उसको निर्बंधित किया जा सकता है? तुरंत बताइए एक लाइन में, ऑन व्हाट ग्राउंड्स या विच फंडामेंटल राइट्स, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड? यस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, नहीं कौन से? तो सही बताया आप लोगों ने, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में आते हैं, ये लिखना है आपको, ये बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते हैं। वे फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में आते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये नहीं कर सकते चेंज आप। राइट टू रिलीजन, सेकुलरिज्म का। तो जो फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में आते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में, और बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, 19(1)(f) हटा दिया, 31(a), 31(b) जोड़ दिया, ये सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, कारण प्रीलिम्स में आएगा, प्रीलिम्स के जीके में आएगा, मेंस सबसे ज्यादा मार्क्स का है, उसके अलावा जनरल स्टडीज में आएगा। जो निबंध आप लिखेंगे, कोई भी निबंध, एनवायरनमेंट पर, सोशल लिखेंगे आप, कोई सोशल ऐसे लिखना होगा, एनवायरनमेंट कोई लिखना होगा आपको, क्वेश्चन बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है, हर पहलू को टच करता है। तो आपको जितना अच्छे ढंग से क्लियर होगा संविधान, प्लस जब आप सीआरपीसी की बात करेंगे तो वहां पर भी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन, बेल के प्रोविजंस में आर्टिकल 21, 22, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर द प्रीलिम्स। तो क्लियर है आप ये दोनों क्वेश्चंस? अब आइए जो कुछ जो केस लॉ बचे हुए थे। अच्छा, केस लॉ आपने किए कॉन्ट्रैक्ट के सारे, एक ही लाइन में किससे रिलेटेड है ये लिख लीजिए, जो बचा हुआ है बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट वाले। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला थातिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला, MADDALA, मडाला थातिया। दूसरा, टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अब टेंडर वाले हैं, टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। महावीर ऑटो स्टोर्स वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, महावीर ऑटो स्टोर्स वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आपका है थॉर्टन, THORTON, थॉर्टन वर्सेस शू लेन पार्किंग लिमिटेड, शू लेन पार्किंग लिमिटेड। फिर आपका रैन, RANN, रैन वर्सेस यूज, HUGES। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, काफी आता है ये, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। फिर आपका है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद,
दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। फिर आपका है एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन, ERI, एरिंगटन, ERINGTON, एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन। मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल्स, मोतीलाल शुगर मिल्स, मोतीलाल शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपका पूर्णिमा ऑयल मिल्स, POURNIM है, पूर्णिमा ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर आपका डटन वर्सेस पूल, DUTTON, डटन वर्सेस POOLE। ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन, ये आपका कंसिडरेशन पर है प्रतिफल, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन। नेक्स्ट आपका है डनलप टायर कंपनी, डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी, SELFRIDG, सेल्फ्रिज कंपनी। फिर आपका ख्वाजा मोहम्मद खान, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, वर्सेस हुसैनी बेगम। फिर आपका जमुना दास वर्सेस राम अवतार, जमुना दास वर्सेस राम अवतार। फिर चाको, CHACKO, इंपॉर्टेंट है, चाको वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रेम्बकोर, चाको वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रांवकोर। पहला जो आपका त्रिवेंद्रम और केरला साइड होता था, स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर। कृष्णा लाल साहू वर्सेस प्रोमिला बाला दास, कृष्णा लाल साहू वर्सेस प्रोमिला बाला दास। और फिर आपका ये एक है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चमन लाल एंड कंपनी, चमन लाल एंड कंपनी। और लास्ट आपका लैम्फ्लिज, LAMPLEIGH, लैम्फ्लिज वर्सेस ब्रैथवेट, BRATHWAIT, लैम्फ्लिज वर्सेस ब्रैथवेट। तो ये लगभग आपके टोटल 50 केस लॉज हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो आपके पूरा प्रीलिम्स और पूरा मेंस भी कवर करेंगे। इसको हम लास्ट में शॉर्टलिस्ट और कर सकते हैं, 50 को 25 पे ले आ सकते हैं, 25 को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो उसमें जो केस लॉ फंसने होंगे आपके आ जाएंगे, लेकिन 50 केस लॉ आराम से एक दो बार पढ़ेंगे तो याद होने लगेगा। कुछ तो बहुत ही फेमस हैं, बहुत फेमस वालों को करेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका, ज्यादा एक या दो केस लॉ मिस होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा समय दे दीजिए, कम आर्टिकल सेक्शंस हैं 1 to 75 और ये केस लॉज हैं। और अभी हम लोग, लग रहा टाइम मेरा सफिशिएंट टाइम लग रहा है अभी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, CRPC हुआ, ये सारे एक्ट्स भी हम लोग क्लास में कर सकते हैं जो इसी टाइम स्लॉट में आपका धीरे धीरे। बाकी 7 जो एक्ट्स करना है जो बताया वो करते रहिए, और हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ये।
और मुझे लगता है कि टाइम से पहले सारा कुछ आपका ये हो जाएगा। और करंट अफेयर्स जब स्टार्ट करेंगे तब 1 घंटा करंट अफेयर्स का और 1 घंटा बाकी। तो पहले नोट्स देके फिर हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स का नोट्स देके फिर उसको फास्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर क्लास में। ठीक है? अब आइए हम लोग जो आपका एक्ट 1 है, देखिए आज हम लोग को एक्ट करना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। जो कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉज जो बताए थे, उसको आप लोगों ने किया कि नहीं किया? किसी ने ढूँढने की कोशिश की? जो केस लॉज लिखाया था, किसी ने उस पर टाइम दिया कुछ? बोलिए कोई यस नो। ये किताब में आप एक लाइन से आपके पास कोई भी किताब हो, एक लाइन से स्टार्ट करेंगे तो केस लॉज मिलेंगे। तो उन केस लॉ से पढ़ने से फायदा ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल्स है बेसिकली ये, हाँ, इसको लगाइएगा तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, किताब रख लीजिए, बैठ रख लीजिए, 2 घंटा देना पड़ेगा आपको, 2 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा वो। जब उनको पढ़ेंगे, जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या है? जब ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, ऑफर देते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है? टेंडर क्या होता है? किस केस लॉ, कौन सा केस लॉ टेंडर का है, कौन सा जनरल ऑफर का है? तो इन केस लॉ से पढ़ने से आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स भी क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं इसमें टाइम आप लोगों का ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर हम लोग किसी एक दिन क्लास मिलकर इन 50 केस लॉ को डिस्कस कर सकते हैं। ये कर सकते हैं क्लास में हम लोग। फिर आप एक बार करेंगे थोड़ा सा आपको याद होगा। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी तो हम तीनों कंप्लीट करेंगे इसके अलावा। तो जब करेंगे तो 2 घंटा इस केस लॉज को डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि पढ़े भी होंगे पहले से भी आप, तो और आपके लिए बेसिकली याद होने से मतलब है, पढ़ने से मतलब नहीं है। वो याद होने की प्रक्रिया है। एक बार आपने लिखा कि मैं आपको दे सकता था टाइप करके भी, हार्डली 10 मिनट लगता टाइपिंग करने में, लेकिन वो टाइप करके फिर आपका रख जाता। मैंने बोला, आपने लिखा, हाँ, मैंने बोला आप लोगों को, फिर आपने लिखा, तो आप यूज्ड हुए ना। तो याद करने का प्रोसेस है वो आपके दिमाग में वो वर्ड्स जा रहे हैं, केस लॉ के वो शब्द जा रहे हैं, तो याद करने में आसानी होगी। अब आइए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो एक्ट कब का है? 2005 का। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो दो बातें इसमें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक चीज, डोमेस्टिक वायलेंस। एक्ट 2005, 2005 का, जो कि आपका 13 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005 को आपका ये बन के तैयार हो गया। और 26 अक्टूबर 2006, ये आपके पीसीएस में पहले आ भी चुका है जीएस में। 26 अक्टूबर 2005 सॉरी 2006 से ये लागू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई करके लागू कर दिया। 26 अक्टूबर 2005, ठीक। इसका जो सबसे ज्यादा चर्चित केस लॉ है इस पर, वो है, लिखिए, कृष्णा भट्टाचार्य जी, कृष्णा भट्टाचार्य जी वर्सेस सारथी चौधरी एंड अनदर। कृष्णा भट्टाचार्य जी वर्सेस सारथी चौधरी एंड अनदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ द, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, हालांकि वायलेंस लिखा है लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस।
सबसे फेमस केस है, और भी कई जगह इसका यूज़ होगा आपका। तो हो सकता है ये केस लॉ किससे है, तो एटलीस्ट ये केस लॉ लिख लीजिए आप। अब इसमें जानना है आपको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो कीवर्ड क्या है? प्रोटेक्शन, विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो प्रोटेक्शन के जो चीजें हैं, प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन किन से, कौन लोग वायलेंस करते हैं, और डोमेस्टिक के कंटेक्स्ट में है। तो प्रोटेक्शन किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना है, किन से मिलना है, और डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये तीन मेन चीजें होंगी जो आपको डेफिनेशन वाइज जाननी होंगी, तो हम लोग अभी आएंगे। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ढांचा है? प्रोटेक्शन ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर पर सवाल आता है क्योंकि वही की पर्सन है प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो प्रोविजन होंगे वो जानने होंगे आपको। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है इसमें, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लीगल चीज। और इसमें सबसे खास चीज जो है वो रेजिडेंस की है। इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से सबसे खास चीज आई, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेजिडेंस। सबसे बड़ा अपराध क्या है? महिलाओं के साथ मारपीट हो रहा तो है ही, घर से निकाल देना। तो इस एक्ट ने जो है रेजिडेंस का राइट दिया। तो दिस एक्ट इज बेसिकली ए रिवॉल्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, क्योंकि उसने रेजिडेंस का राइट दिया। अगर कोई महिला किसी घर में रह रही है और उसने अगर कंप्लेंट कर दिया ये, तो उस घर से नहीं निकाल सकते आप। उस का उस घर पर राइट है कि नहीं है वो देखा ही नहीं जाना है। तो राइट ऑफ रेजिडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम लोग आएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है ये कि बेसिकली प्रोटेक्शन किस प्रकार का है, किनसे प्रोटेक्ट करना है, और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की बॉडी कौन सी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या है। तो भाई तो क्लियर हो गया आपको। 2005 का एक्ट है, 13 सितंबर 2005 को बन के तैयार हो गया, एनफोर्स आया 26 अक्टूबर 2006। और जो फेमस केस लॉ है, दैट इज कृष्णा भट्टाचार्य जी वर्सेस सारथी चौधरी, in which the Supreme Court held that the aim and objective of this act is to protect women from any kind of violence। ये चाहिए आपका। तो डेफिनेशन क्लॉज पर आइए। तो पहला, एग्रीव्ड पर्सन, 2A में एग्रीड पर्सन कौन, पीड़ित व्यक्ति। एग्रीड पर्सन पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? तो लिखिए सर, पहली बात, एग्रीड पर्सन मींस एनी विमेन, कोई भी महिला, पहला पॉइंट। दूसरा, हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो कंडीशन क्या है? हु इज और हैज बीन, जो अभी है या जो रह चुकी है, जो है या जो अभी रह चुकी है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। तो एग्रीड पर्सन किसे माना जाएगा? एनी विमेन, पहला, हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू संबंध में जो व्यक्ति, महिला रही है, मतलब रह रही है वर्तमान में, या पहले भी अगर वायलेंस हुआ है 2 साल पहले रहने पर भी, वो भी कैटेगरी आ जाएगा। विद द रिस्पोंडेंट, तीसरा जो है आपका आएगा विद द रिस्पोंडेंट, एनी विमेन। दूसरा, हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। थर्ड, विद द रिस्पोंडेंट, जो अपोजिट पार्टी, रिस्पोंडेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट को हिंदी में? प्रत्यर्थी, हिंदी में लिखा हुआ
प्रत्यर्थी। तो रिस्पोंडेंट, तो पहला चीज विमेन महिला, दूसरा हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब घरेलू नातेदारी में, और तीसरा विद द रिस्पोंडेंट, और चौथा हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। तो एग्रीड इसे समझना है आपको केवल 2A को, तो सारी बातें समझ में आने लगेंगी। विमेन, एग्री पर्सन कौन होगा? एनी विमेन। दूसरा हु हैज बीन और हु इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तीसरा विद द रिस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी। चौथा वह यह आरोप लगाया कि एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन डन अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक, तो क्या है इसमें डेफिनेशन? विमेन की, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, रिस्पोंडेंट की और डोमेस्टिक वायलेंस की, चार डेफिनेशन आपको जाननी है। महिला कौन माना जाएगा? डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं इस एक्ट के कंटेक्स्ट में? रिस्पोंडेंट कौन माना जाएगा? और फिर डोमेस्टिक वायलेंस किसे आप कहेंगे? तो 2A हो गया। इसके बाद लिखिए 2A के बाद पहली चीज डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, 2F। तो 2A के बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप लिखिए 2F, जिसमें कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो बाकी सब बहुत फास्ट कर लेंगे आप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप 2F में है, तो क्या है ये? इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who live or have at any point of time live together in a shared household। डोमेस्टिक रिलेशनशिप उसे कहेंगे जब कोई दो व्यक्ति एक साथ रहे हों, दो व्यक्ति एक साथ रहे हों, एक साथ रह रहे हों, और या किसी भी समय में रहे हों, और तीसरा लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, साथ साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हों। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब जहां पर घर का साझेदारी किया हो। इसमें मैरिज आवश्यक नहीं है कि मैरिड, कोई बहन भी है, मान लीजिए कोई महिला है, अगर माता पिता ने, भाइयों ने या रिलेटिव से किसी और ने भी शेयर्ड हाउस साथ रहे हों और एक एक ही हाउस होल्ड में एक ही घर में रहे हों, तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा। केवल हस्बैंड वाइफ का है ऐसे नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव or have lived at any point of time live together in a shared household when they are related by consanguinity। consanguinity मतलब समरक्तता, ब्लड रिलेटिव रहे हो, मतलब भाई बहन भी हो सकते हैं, चाचा भतीजी हो सकते हैं। मैरिज, वैवाहिक संबंध में रहे हो, और थ्रू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, मैरिज से संबंधित रिश्तेदारी में रहे हो, अडॉप्ट हुए हो, या फैमिली मेंबर्स रहे हो ज्वाइंट फैमिली में। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का संबंध केवल मैरिज से नहीं है, दो व्यक्ति साथ रह रहे हों या किसी भी समय में साथ रहे हों एक ही घर में, और रिलेटेड हों, आपस में रिलेटेड हों, कॉन्सैंग्यूनिटी मतलब ब्लड रिलेटिव रहे हों, मैरिज से संबंधित रहे हों, रिलेशनशिप मैरिज के थ्रू हुआ हो, रिलेटिव हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या कोई रिलेटिव भी हो सकता है मैरिज के साथ साथ, एडॉप्शन में रहे हों, या फिर फैमिली मेंबर रहे हों किसी जॉइंट फैमिली में। तो अगर एक व्यक्ति अपने जॉइंट फैमिली के
बहन को या किसी को प्रताड़ित करता है, बेटी को, भतीजी को, तो वो भी सब इसमें आएगा। तो 2D आपको देख लेना है, 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा, क्योंकि एग्रीड पर्सन कौन होगा? यही आपको देखना होगा। एग्रीड पर्सन वह व्यक्ति होगा, कोई महिला हो, दूसरा क्या है? वह डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हो, क्योंकि 2F में डिफाइंड है, तो क्लियर कट पढ़ लेना है 2F। फिर तीसरा, विद द रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट डेफिनेशन लिखिए, 2Q, रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन 2Q में है। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में 2Q में है। रिस्पोंडेंट में क्या लिखा हुआ है? मीन्स एनी मेल पर्सन, एनी अडल्ट मेल, माइनर नहीं, एनी अडल्ट मेल पर्सन who is or has been in domestic relationship with the agreed person। रिस्पोंडेंट कौन माना जाएगा? एनी एडल्ट मेल पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो एग्रीड पर्सन के। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कौन सी है? जो कि 2F में है। उस प्रकार के संबंध में कोई अगर एडल्ट मेल किसी एग्रीड व्यक्ति के साथ अगर रहा है और जिसके खिलाफ एग्रीड पर्सन ने रिलीफ मांगा है इस एक्ट में। रिस्पोंडेंट किसे कहेंगे? प्रत्यर्थी होता है रिस्पोंडेंट, मतलब एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है रिस्पोंडेंट, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है रिस्पोंडेंट। डिफेंडेंट मतलब तो दावा करने वाला, रिस्पोंडेंट उसका जो बचाव करने वाला। तो रिस्पोंडेंट किसे कहा जा रहा है? रिस्पोंडेंट एनी एडल्ट मेल पर्सन जो किसी समय भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो उस व्यक्ति के साथ, उस एग्रीड व्यक्ति के साथ जो इस एक्ट के तहत प्रतिकर रिलीफ मांग रहा है, वो रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन कौन आ जाएगा? सब, हस्बैंड वाइफ भी आ जाएंगे, ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स भी आ जाएंगे, थ्रू मैरिज में साला साली सब लोग आ जाएंगे इसमें। ये अगर एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हो तो 2A, फिर आपका 2F, फिर रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन 2Q। अच्छा, रिस्पोंडेंट में अब देखिए आगे इसका प्रोविजो क्या है, लिखिए परंतुक में, एन एग्रीव्ड वाइफ, पीड़ित पत्नी, और अ फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप विद अ नेचर ऑफ मैरिज। तो 2Q में रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन क्लियर है आपको, लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई परंतुक में, अगर पीड़ित पत्नी, अगर पत्नी पीड़ित है पति से, या फिर ऐसी महिला जो लिविंग रिलेशनशिप में है किसी व्यक्ति के साथ, तो वह पीड़ित महिला पति के रिश्तेदारों या फिर जो मेल पार्टनर है उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती है, मतलब वो भी रिस्पोंडेंट हो जाएंगे। अब देखा है जितने भी FIR वगैरह होते हैं उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में पति के खिलाफ होता ही है, लिविंग पार्टनर के खिलाफ होता ही है, साथ साथ उनके रिलेटिव्स के खिलाफ भी पीड़ित महिला कर सकती है कि उन्होंने भी वायलेंस किया है। हस्बैंड के वाइफ, जो हस्बैंड है, हस्बैंड के ब्रदर भी करते हैं क्या कहते हैं, वायलेंस, मारपीट करते हैं। अगर हस्बैंड अगर पिता वो सब भी आएंगे इसमें, मतलब जो हस्बैंड के रिलेटिव्स, मेल पार्टनर के रिलेटिव्स, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट महिला कर सकती है, मतलब हस्बैंड के भाई, पिता या और रिलेटिव्स हैं लिविंग पार्टनर, वो भी रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है बात ये? तो यहाँ ध्यान रखना है। और आगे देखिए, लिखिए, संध्या मनोज वानखेड़े, लिखिए, संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। देखिए, संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस भीमराव
versus Manoj Bhimrao Wankhede. The Supreme Court held that case law है. The Supreme Court held that the term respondent includes female relatives of the husband or the male partner's family also. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हस्बैंड के फीमेल रिलेटिव्स हैं, मतलब हस्बैंड की बहन भी हो सकती है, या जो मेल पार्टनर रह रहा है उसके रिलेटिव्स उसकी बहन हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में फीमेल रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर वो भी पार्टी बन सकते हैं, वो भी रिस्पोंडेंट डेफिनेशन में आते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो जो भी सिस्टम है, लेकिन मेल हस्बैंड तो रिस्पोंडेंट एक्ट में लिखा हुआ है फीमेल, क्या कहते हैं, मेल, एडल्ट मेल, लेकिन हस्बैंड के रिलेटिव्स भी आएंगे, मेल पार्टनर रिलेटिव्स भी आएंगे. और इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में फीमेल रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड वो भी रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे. क्लियर बात ये? तो 2A में एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन है, उसमें पहला क्या है, एनी विमेन हु हैज बीन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वो डेफिनेशन 2F में है. अगेंस्ट रिस्पोंडेंट 2Q में है. और जो ये कंप्लेन करे कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है. व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? वो डिफाइंड आपका है सेक्शन 3 में, वो अलग से है. डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, वो डेफिनेशन क्लॉज में नहीं है. क्लियर बात ये? तो डोमेस्टिक वायलेंस किसे माना जाएगा, घरेलू हिंसा किसे माना जाएगा, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में है, ये ध्यान रखिएगा. तो क्लियर है इसमें आपका 2A में ही सारा बात क्लियर है. एग्रीड पर्सन कौन होगा, विमेन होगा, हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वो आपका 2F में है. रिस्पोंडेंट 2Q में है, जिसमें कि एडल्ट मेल है. एडल्ट मेल के साथ हस्बैंड के रिलेटिव या मेल पार्टनर के रिलेटिव 2G लिखा हुआ, ठीक है, 2G लिख लीजिए. 2G का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इन सेक्शन 3. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन 2G, लेकिन 2G में लिखा हुआ है कि जैसा कि सेक्शन 3 में है. तो एक्चुअल डेफिनेशन सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस की है, लेकिन हाँ 2G में भी जिक्र है उसका कि डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा वही होगी जो कि सेक्शन 3 में है. ठीक. और रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ में कह दिया कि फीमेल रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड एंड द मेल पार्टनर विल आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिस्पोंडेंट. डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहेंगे, वो सेक्शन 3 में है आपका. ठीक. अब आइए कोई भी चीज, नेचुरली इसमें कोई भी एप्लीकेशन जो है, जब डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो आपको इस एक्ट में रिलीफ कब मिलेगा किसी को, तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन, सेक्शन 4 लिख लीजिए. सेक्शन 4 में है इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर. डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या हो सकता है, इसकी सूचना कोई व्यक्ति दे सकता है, सेक्शन 4 में है. इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक वायलेंस का इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में है. इंफॉर्मेशन अलग चीज, अब क्यों देते हैं सूचना कैसे से होने वाला है, उसके आगे प्रोटेक्शन ऑफिसर ड्यूटी अलग है.
लेकिन एप्लीकेशन फॉर रिलीफ जो होता है वो सेक्शन 12 क्लॉज 1, तो न्यायालयों में यही सेक्शन यूज होता है केवल। एप्लीकेशन फॉर रिलीफ कैन बी गिवन इन सेक्शन 12 क्लॉज 1। डोमेस्टिक वायलेंस कहीं पर होने वाला है या हो रहा है, इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। वो सेक्शन 4 में है। एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन बीइंग और लाइकली टू बी कमिटेड, हो रहा है, लाइकली टू बी कमिटेड। एनी पर्सन मतलब उसमें एग्रीड भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। वो इंफॉर्मेशन देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। संरक्षण अधिकारी जो है, जो हर जिले में तो बताएंगे, अभी उसमें हम लोग आ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देने की बात है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी कार्रवाई करेगा, रिपोर्ट वगैरह बनाता, अलग इशू है। लेकिन इस एक्ट में जो रिलीफ मांगना है वो सेक्शन 12 क्लॉज 1 में है, और इसी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके कचहरी या कोर्ट्स में। सेक्शन 12 1 में एप्लीकेशन दी गई है। ऑफेंस क्या है? सेक्शन 3 का ऑफेंस बन रहा है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट लिख लीजिए सेक्शन 4 के साथ। सेक्शन 4 के साथ एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट इज इन सेक्शन 12 क्लॉज 1। एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट उसमें होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग आएंगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लियर है ये? तो सेक्शन 4 में और सेक्शन 12 1 में डेफिनेट क्लियर होना चाहिए डिफरेंस आपको। सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एप्लीकेशन दी जाती है जब कोई एग्रीड पर्सन, एनी एग्रीड पर्सन और द प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। लिखिए सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एप्लीकेशन कौन दे सकता है? एग्रीड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति। दूसरा, या प्रोटेक्शन ऑफिसर भी दे सकता है एप्लीकेशन रिलीफ के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए। और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन, और any other person on behalf of the aggrieved person can give an application to the magistrate to seek relief under this act। तो सेक्शन 4 में क्या है? any person can inform the protection officer कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला है या हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को, तो प्रोटेक्शन अपना कार्रवाई अलग करता है वो। और सेक्शन 12 क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट को आप देते हैं एप्लीकेशन। कौन दे सकता है? एग्रीड पर्सन दे सकता है, पीड़ित व्यक्ति। प्रोटेक्शन ऑफिसर दे सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर एप्लीकेशन दे कि भाई यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और ये रिलीफ इनको दिया जाए। दैट एप्लीकेशन इज गिवन इन आर्टिकल 12 क्लॉज 1 टू द मजिस्ट्रेट। क्लियर है बात ये? अब लिखिए जरा। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसमें ऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्डर्स मतलब इस बेसिकली क्या है, इस एक्ट में रिलीफ वाली बातें हैं। अगर किसी का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो दो चीजें हैं इस एक्ट में। जो एक्यूज पर्सन है, कोई भी सोशल एक्ट होता है उसका दो उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको सजा देना, लेकिन सजा देना ही केवल उद्देश्य नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको रिलीफ देना, उसकी सहायता करना, वो भी उद्देश्य होता है। तो कौन कितने प्रकार के ऑर्डर्स इसमें हैं, किस किस प्रकार के, वो लिखिए। पहला चीज 2D कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर डिफाइंड है 2D में। उसके आगे लिखिए सेक्शन 21। कस्टडी ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन 21 में है। फिर आप लिखिए, सॉरी पहले लिखिए 2C। पहले 2C लिखिए। 2C में कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर क्या होता है? वो सेक्शन 22 में 22 में है। फिर आपका कस्टडी ऑर्डर,
और 2D में है डेफिनेशन कैसा होगा, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 21 में। फिर आपका है 2K। 2K आपका है मॉनेटरी रिलीफ, मतलब मुद्रा, मॉनेटरी पैसा, इमीडिएट पैसा ग्रांट करके रिलीफ दिया था, मॉनेटरी रिलीफ, वो 2K में है। मतलब इतने प्रकार के रिलीफ हैं। कंपनसेशन ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर है, और फिर आपका 2K में मॉनेटरी रिलीफ है। फिर आपका 2O, 2O में प्रोटेक्शन ऑर्डर है, संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होगा, जैसा कि सेक्शन 18 में है। और फिर आपका 2P, रेजिडेंस ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, जैसा कि सेक्शन 19 में होगा। क्लियर है बात ये? तो ऑर्डर्स कितने प्रकार के, कौन कौन से इसमें, कंपनसेशन ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मॉनेटरी रिलीफ है, और एक आपका रेजिडेंस ऑर्डर है। तो ये मॉनेटरी का 2K में है, 2 क्लॉज के उसमें लिखा हुआ है, मीन्स है कंपल्स, इसमें डिफाइन इसी में कर दिया है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कितने ऑर्डर, कौन ये ऑर्डर क्या है और कौन पास करता है, यही जानना है आपको केवल। ये ऑर्डर क्या है, कौन पास करता है और किस धारा में है, एग्जाम के पर्पज से। तो आप एक तो 2A समझना, इसमें की डेफिनेशन हैं। 2A में विमेन, एग्रीड पर्सन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, रिस्पोंडेंट, एक्ट ऑफ वायलेंस। सूचना क्या है, सूचना का प्रावधान सेक्शन 4 में है। एनी पर्सन कैन गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। रिलीफ पाने के लिए एप्लीकेशन पड़ती है सेक्शन 12 क्लॉज 1 में। कौन दे सकता है, एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है ये। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक तरह से अधिकारी है, उसका ड्यूटी है कि देखे कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस ना हो रहा, तो वो भी कर सकता है, रिलीफ देने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, या एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन। तो 12(1) में, अब 12(1) में एप्लीकेशन पड़ जाएगी तो कितने प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं, कस्टडी ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, मॉनेटरी रिलीफ है, और एक आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर। 5 तरीके के हैं आपके। तो सेक्शन 19 में आइए अब जरा, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के ऑर्डर्स हैं। सेक्शन 18 पहले तो, सेक्शन 18 में है प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एग्रीव्ड पर्सन, जब एप्लीकेशन 12 क्लॉज 1 में पड़ जाएगी तो प्रोटेक्शन आदेश पारित कर सकता है। मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द एग्रीड पर्सन, द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट एग्रीड पर्सन दोनों को अपॉर्चुनिटी देकर सेटिस्फाइड है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आगे से मारपीट ना उसके साथ, आगे से वायलेंस ना हो। क्लियर बात है? तो मजिस्ट्रेट आदेशित करेगा कि आगे से कोई, तो प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एनी डोमेस्टिक वायलेंस। तो सेक्शन 18 में आपको इतना जानना है कि मजिस्ट्रेट वायलेंस को रोकने के लिए आदेश दे सकता है। दूसरा, रिजाइडिंग रेजिडेंस ऑर्डर्स। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19, मैंने कहा ना कि इसी सेक्शन ने रिवॉल्यूशन लाया है।
तो लिखिए 12(1) में एप्लीकेशन देने के बाद द मजिस्ट्रेट इफ सेटिस्फाइड कैन पास द रेजिडेंस ऑर्डर कि एग्रीड व्यक्ति को वहीं पर रहने दिया जाए या जो भी व्यवस्था करेगा उस घर में अलग से कमरा या जो भी चीजें यहाँ पे दे दी जाए और कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा रेजिडेंस रहने रहने को अगर कोई धमकी दे कि घर से निकाल देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वो सेक्शन 19 में है इसमें कि उस एग्रीड व्यक्ति को रहने की सुविधा दिया जाएगा रेजिडेंस और रेस्ट्रेन करेगा बाकी को कोई उसको रेजिडेंस को लेकर दाएं बाएं नहीं करेगा और तीसरा आपका सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ मतलब कुछ पैसा दिलाने का वाइल डिस्पोजल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ये मजिस्ट्रेट आदेशित करेगा रिस्पोंडेंट को कि इमीडिएट मॉनेटरी रिलीफ एग्रीड पर्सन को दिया जाए उसके अपने खर्चे के लिए या बच्चे के खर्चे के लिए एग्रीड पर्सन और उसके बच्चे के खर्चे के लिए मॉनेटरी रिलीफ के लिए इमीडिएट आदेश कर सकता है सेक्शन 20 में क्या लिख फिर से लिखिए फिर से लिखिए सर मैं बोलिए सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे डाउरी डेथ में या डाउरी से रिलेटेड क्राइम्स में शुरुआती 7 इयर्स का वो एक टाइम रहता है प्रिस्क्राइब्ड, बट यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस में तो थ्रू आउट कभी भी हो सकता है ना, यस नॉट नेसेसरी यस कि नॉट नेसेसरी 7 years डोमेस्टिक वायलेंस दिखा है ना ही हैज बीन लिविंग और मान लीजिए नहीं भी रहा हो तलाक हो चुका हो तलाक होने के बाद भी कह दे कि नहीं हमको 10 साल पहले इन्होंने मारा पीटा था उसका एविडेंस अगर वो दे दे तो नॉट नेसेसरली 7 years ठीक है ओके नेक्स्ट आई तो मॉनेटरी रिलीफ आपका सेक्शन 20 में सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी देन सेक्शन 21 कम्स द कस्टडी ऑर्डर कस्टडी ऑर्डर मींस बच्चे कस्टडी के लिए है एग्रीड पर्सन को आदेशित कर सकता है रिस्पोंडेंट को आदेशित कर सकता है कि बच्चे की कस्टडी कस्टडी यहाँ पर हथकड़ी से नहीं है बच्चे की कस्टडी एग्रीड पर्सन को दी जाए रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड चिल्ड्रन टू द एग्रीड पर्सन इस एक्ट में कस्टडी ऑर्डर भी कर सकता है कि बच्चे या बच्चों की कस्टडी एग्रीड व्यक्ति को सेक्शन 21 सेक्शन 21 रिलेटेड विद कस्टडी ऑर्डर्स कस्टडी मतलब यहाँ बच्चों की है कस्टडी होता ना कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बच्चे को रख लिया और महिला को निकाल के फेंक दिया बाहर हटा दिया तो आदेशित कर सकता है कोर्ट कि बच्चों की कस्टडी एग्रीड व्यक्ति जो पीड़ित महिला है पीड़ित व्यक्ति है उसको बच्चों को कस्टडी दी जाए दैट इज कस्टडी ऑर्डर ठीक फिर आपका 22 इज कंपनसेशन ऑर्डर in addition to the other relief the under this act the magistrate on application make compensation order means compensate किया जाए उसको for the damages of injuries including mental torture emotional distress caused by acts of domestic violence मतलब जो पीड़ित व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ है इमोशनल हैरेसमेंट हुआ है इकोनॉमिकल हैरेसमेंट हुआ है मेंटल टॉर्चर हुआ है उसके लिए कंपनसेट आप पढ़ते हैं ना कंपनसेशन नर्वस शॉक पड़ा होगा फिजिकल लॉस और मेंटल लॉस दोनों के डैमेजेस अब कोर्ट में मिलने लगा है तो कंपनसेशन तो जो डैमेज हुआ है एग्रीड व्यक्ति को जो इंजरी पहुंची है उसके लिए कंपनसेशन ऑर्डर भी कोर्ट आदेश मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है तो सेक्शन 4 क्या है इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर बाय एनी पर्सन देन एप्लीकेशन इज सेक्शन 12 क्लॉज 1 बाय एग्रीड पर्सन बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन तो दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फोर इज जस्ट इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये एप्लीकेशन टू क्लेम डैमेजेस जो ज्यादा यूज किया जाता है 12 सेक्शन 1 इसमें मजिस्ट्रेट हैज गॉट राइट टू अवार्ड 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जैसे पहला क्या है आपका
प्रोटेक्शन ऑर्डर तो प्रोटेक्ट आगे से हिंसा ना हो। रेजिडेंस ऑर्डर घर से निकाला जाए। मॉनिटरी रिलीफ इमीडिएट खर्चों के लिए। उसके बाद कस्टडी ऑर्डर बच्चों का। और आपका पांचवा है कंपनसेशन ऑर्डर कि जो भी हुए हैं नुकसान डैमेजेस हुआ है वो उसको दिया जाए। तो ये आपको उसी के साथ पढ़ना है आपको। अब आगे लिखिए। सेक्शन 22 में मजिस्ट्रेट को इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर करने का भी अधिकार है। इंटरिम मीन्स माने कोई चीज डिसाइड हो रही है, जब तक डिसाइड ना हो तब तक कुछ अंतरिम आदेश पारित कर दिया। एक्स पार्टी इमीडिएटली लगता है कि रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा है तो बिना उसको सुने भी एक्स पार्टी, और इमीडिएट रिलीफ देने एक्स पार्टी होता है फॉर द इमीडिएट रिलीफ। तो सेक्शन 22 में 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में आपका है तो पावर टू ग्रांट। सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो याद होगा। इंटरिम रिलीफ देने का पावर और एक्स पार्टी ऑर्डर करने का पावर भी मजिस्ट्रेट को है। उसके बाद ऑल्टरेशन। कभी भी चाहे तो ऑल्टर करने का एप्लीकेशन, मतलब जो ऑर्डर्स है उसमें ऑल्टरेशन का भी इसमें प्रोविजन है। बाकी आपका नेक्स्ट है सेक्शन 27 ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। पहली चीज क्या है, सेक्शन 27 में ज्यूरिसडिक्शन है किसके पास होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मतलब जो एप्लीकेशन जाते हैं सेक्शन 12(1) की वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो इसके लिए डेजिग्नेट होगा उसके पास जाएगी। कहाँ के, जहां पर कि एग्रीड पर्सन परमानेंटली और टेम्परेली रह रहा हो। द एग्रीड पर्सन resides permanently or temporarily, resides or carries his business or her business or employed। जहां रिसाइड कर रही हो, जहां पर बिजनेस कर रही हो या जहां पर एम्प्लॉयड हो टेम्पररी या परमानेंटली, उस मजिस्ट्रेट के, वहां के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ। दूसरा, जहां पर रिस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा है या कैरिंग हिज बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। थर्ड, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। मानिए कि इन दोनों में नहीं आ रहा, कहीं और, पहले दोनों लोग कहीं और रहते थे फिर दोनों लोग शिफ्ट हो गए, मारपीट उस जगह पर हुई थी, तो वो जगह जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है दैट इज ऑल्सो उस प्लेस पर जुडिशियल और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जुरिसडिक्शन होगा आपका। प्रोसीजर क्या है, मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के खिलाफ देयर कैन बी एन अपील विद इन 30 days। सेक्शन 29 तो याद रखिएगा। सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ सेक्शन 29 में अपील होगी विद इन 30 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट served upon the agreed person or the respondent। और अपील किसके होगी, कोर्ट ऑफ सेशन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो पहला न्यायालय है, इसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायाधीश के पास इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन क्या विद इन 30 days। ठीक। अब इसमें एक बात और पहले है आपका, इसमें आपको देना है प्रोसीजर। सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में जब एप्लीकेशन जाएगी, सेक्शन 12 में जब एप्लीकेशन जाएगी, सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एप्लीकेशन दी गई, कौन देगा, एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एनी पर्सन बिहाफ। तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 में जो एप्लीकेशन जाएगी, उस एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट पहली हियरिंग जो है उस केस की विद इन 3 days डिसाइड करेगा। ही विल फिक्स अ डेट फॉर हियरिंग विद इन 3 days। ठीक। और दूसरा, उसके बाद विद इन पीरियड ऑफ 60 days, 60